स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है आपके बोर्ड्स एग्जाम के हिसाब से उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अंडर द डेस एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब किस एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बीओपी। तो कौन से एक्सचेंज रेट का सिस्टम है उसमें आपका ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है सरप्लस एंड डेफिसिट का, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई के सिस्टम पे वर्क करता है। तो आपका यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है, फिक्स है, फ्लेक्सिबल है, मैनेज फ्लोटिंग है और डायरेक्टली फ्लोटिंग है। तो इसमें जो आंसर है जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है वो है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इन फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग सिस्टम एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू करेक्ट बीओपी इम्बेलेंसेस, ये खुद ब खुद एडजस्ट होता है ताकि जो बीओपी इम्बेलेंस है उसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका जो 10 इयर्स पीवाईक्यू है वो बहुत ज्यादा जरूरी है सॉल्व करना, ताकि आप बेटर एग्जाम में मार्क्स ला सके। तो जो हमारा ई बुक है 10 इयर्स पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस के साथ बस आपको 29 रुपीज में मिल जाएगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये ई बुक जो है आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ जीवीएएमपी। ठीक है, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस व्हाट मस्ट बी एडेड टू जीवीए बेसिक प्राइजेस। ठीक है, तो जो ग्रोस वैल्यू एडेड का बेसिक प्राइजेस होता है उसमें हम लोग क्या ऐड करके मार्केट प्राइजेस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर आपको मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो आपको वहां पे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। अंडर केनेशियन थ्योरी द रेफरेंस लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ड्रॉन एट द एंगल ऑफ। तो जो केनेशियन थ्योरी है बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। सिंपल सा चीज पूछा गया है आपको कि आपका जो ये ग्राफ होता है कोई भी, उसमें आपका ये 45 डिग्री का लाइन, मतलब ये जो लाइन होता है वो किस एंगल पे बना होता है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफ में एक लाइन दिखता है इस तरह से, वो किस एंगल पे बना होता है, तो वो आपका किस पे बना होता है, 45 डिग्री लाइन होता है वो। ठीक है, तो 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट पॉइंट वेयर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट। तो 45 डिग्री लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीगेट आउटपुट के इक्वल होता है। तो ये कैसे हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल कितना आपका है 90 डिग्री है। तो अगर 20 से एक्स मतलब डिवाइड करेगा तो ये इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पे बता रहा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशन कमीशन, ये आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट से है। द एजुकेशन कमीशन हैड रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट ऑफ जीडीपी बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। जो एजुकेशन कमीशन है उसने कितना परसेंट ऑफ जीडीपी को एजुकेशन पे खर्च करने के लिए कहा है। तो ये जो आपका आंसर है ये बहुत ही सिंपल सा है, 6% ऑफ जीडीपी। द एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी फॉर एजुकेशन। और अभी करंटली हम लोग का जो जीडीपी था लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो उसमें 4.13% जो है वो एजुकेशन पे हम लोग यूज कर रहे थे, मतलब हमें अभी 6% तक पहुंचना है, हम लोग अभी इस चीज को अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यही आपसे पूछा गया है। तो मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी का कितना हो सकता है, वो है आपका यूनिटी या फिर 1। तो एमपीसी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। एमपीसी का वैल्यू जो है आपका मिनिमम 0 हो सकता है या फिर मैक्सिमम 1 हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबल इज 1 ऑल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। मतलब 1 का मतलब क्या है कि आपने जितना भी एडिशनल इनकम कमाया है उसको आपने कंज्यूम कर लिया है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एमपीसी का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि सारा इनकम आपने कंज्यूम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड प्लस फिल्म एग्रीगेट डिमांड इज डिटरमाइंड बाय एडिंग। जब हमारे टू सेक्टर इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड प्लस फिल्म्स होता है उसमें हम लोग एग्रीगेट जो डिमांड है उसको कैसे निकाल सकते हैं, किसकी चीजों को ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज दिया है जैसे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इस तरह से आपका अलग अलग 3-4 चीजें दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, वो है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हम लोग जो है टू सेक्टर इकोनॉमी में इन्हीं 3 चीजों को ऐड करके एग्रीगेट डिमांड जो है लेके आ सकते हैं। ठीक है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, वेर सी इज इक्वल टू ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस कंजम्पशन, आई इज ऑटोनोमस इन द सिंपल वे टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो देखिए जो आपका सी होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ऑटोनोमस होता है और इंड्यूस होता है। तो जो हमारा सी है वो क्या है आपका ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस कंजम्पशन, और आई जो है वो क्या है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि सिंपल टू सेक्टर मॉडल में हम लोग इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस एज्यूम करके चलते हैं। तो इसीलिए आपका जब इन 3 चीजों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका जो है
एडी निकल जाएगा टू सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई नेट इनफ्लोस आर रिकॉर्डेड इन विच पार्ट ऑफ बीओपी। जो एफपीआई नेट इनफ्लो है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो होता है उसको हम लोग किस पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में और क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। और ये फॉरेन के तरफ से इंडिया में आ रहा है तो ये हम लोग का क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। एफपीआई इज कैपिटल इनफ्लो रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, इसको हम लोग एज ए क्रेडिट इंक्लूड करते हैं। ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए करंट अकाउंट डेफिसिट इन द बीओपी। इनमें से कौन सा जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को शो करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, ठीक है, जब रिसिप्ट आपका पेमेंट से ज्यादा होगा तो क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिसिप्ट ज्यादा है मतलब आपका इनकम ज्यादा है, और रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो इक्वल होता है, यानी कि आपका मतलब बैलेंस्ड है। और रिसिप्ट जब आपका कम होता है पेमेंट से, तब क्या होगा आपका, ये एक सिचुएशन होगा जहां पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, ठीक है। अब इसको आप टिक मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, आप इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। तो जब आपका करंट अकाउंट का जो पेमेंट से और रिसिप्ट से ज्यादा होगा तब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का सिचुएशन आएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज अ प्राइमरी टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल लिक्विडिटी। कौन सा इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी टूल है जिसको सेंट्रल बैंक यूज करता है लिक्विडिटी को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। तो आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के मॉनेटरी पॉलिसी में आता ही नहीं है। तो सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी में बस आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है इन ऑप्शंस में से, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब हम लोग बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, उसी को आरबीआई मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कभी बाय करता है कभी सेल करता है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। आरबीआई इसका यूज करता है मैनेज करने के लिए लिक्विडिटी, मतलब कैश फ्लो कितना है, मतलब आपका इन्फ्लेशन के टाइम में वो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन के टाइम में वो लोग सेल करेंगे ताकि जो है एक्स्ट्रा कैश है, जो एडिशनल पैसा है लोगों के पास, वो आरबीआई अपने पास ले ले। और जब डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करता है, सेल करता है, मतलब आरबीआई बाय करता है, सॉरी, आरबीआई बाय करेगा ताकि जो पैसा है आरबीआई के पास वो लोगों के पास पहुंच जाए। तो इस तरह से वो लोग ओएमओ का यूज करके अलग अलग सिचुएशन में मतलब मैनेज करता है लिक्विडिटी को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल पे लगाया जाता है, जिसका बर्डन जो है वो सिर्फ नहीं किया जा सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स आपका इसमें से है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स जो होता है किसी भी इंडिविजुअल पे लगता है और वो जो है जिस पे लगाया जाता है उसी को पे करना है। जबकि जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि जीएसटी, वो लगाया तो कंपनीज पे जाता है, बट कंपनी जो है चीजों का प्राइस बढ़ा के जीएसटी जो है कंज्यूमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देती है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है, बट जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस पे लगाया जाता है उसी को पे करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस इज 0.2, द मल्टीप्लायर इक्वल्स टू। अगर एमपीएस आपका 0.2 है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होगा, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एमपीएस अगर 0.2 है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1/एमपीएस इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या होता है, 1/एमपीएस, ठीक है। तो के का वैल्यू अगर 1/एमपीएस है तो 1/0.2 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाइड का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूलाज को अगर याद रखते हैं तो आपको इस टाइप का क्वेश्चंस करने में बहुत ही इजी होता है। तो आप फॉर्मूलाज को याद रखिएगा ताकि आप ऐसा एमसीक्यूज को मिस ना करें। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एनएफआईए। इस एनएफआईए क्या होता है, तो एनएफआईए क्या है उस चीज के बारे में आपसे पूछा गया है। इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक कंट्री, क्या है, एनएफआई है, नहीं है। इनकम अर्न डोमेस्टिकली बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स ओनली, ये भी एनएफआई नहीं होगा, ठीक है। इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड बाय रेसिडेंट माइनस इनकम पेड टू एब्रोड, मतलब कि हम लोगों ने जो इनकम बाहर से आया, ठीक है, बाहर से जो रेसिडेंट्स है इंडियन, उन लोगों ने बाहर से जो इनकम भेजा, और इंडिया में जो फॉरेन रेसिडेंट है उन लोगों ने इंडिया से जो बाहर पैसा भेजा, उन दोनों को जब हम लोग माइनस कर देते हैं तब जाके हमारा जो एक्चुअल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो पता चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड बाय रेसिडेंट माइनस इनकम पेड टू एब्रोड, यही है हमारा एनएफआई है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है, सेल ऑफ इक्विटी बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट विल लाइकली, ठीक है। जो सेल ऑफ इक्विटी इक्विटी बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट,
जो इक्विटीज का सेल है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से, मतलब कोई भी पब्लिक सेक्टर का कंपनी जो है मार्केट में जब इक्विटी सेल करता है, मतलब शेयर सेल करता है, तो उससे क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इंक्रीज गवर्नमेंट एसेट, तो क्या इससे गवर्नमेंट का एसेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट क्या है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो गवर्नमेंट एसेट है। जब उसको बेचा जाएगा, उसका इक्विटी को बेचा जाएगा, तो एसेट रिड्यूस होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज कैश होल्डिंग बट वे रिड्यूस गवर्नमेंट इक्विटी एसेट, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट जब सेल करेगा इक्विटी को, तो उसके पास कैश होल्डिंग जो है वो बढ़ेगा, कैश उसके पास आएगा। बट जो गवर्नमेंट का एसेट है इक्विटी में, वो एसेट जो है वो कमेगा। तो यही आपका बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज दैट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताना है। तो आप ऑप्शंस को देख लीजिए। वेरीज विद इनकम, डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट ओनली, डज नॉट डिपेंड ऑन करंट लेवल ऑफ इनकम, इक्वल्स इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है आपका इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, ये ऑटोनोमस होता है, ठीक है। इस पे इनकम का चेंज से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वहीं पे अगर आप इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, तो इनकम लेवल के साथ वो चेंज होता है, बट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट लेवल ऑफ इनकम से इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट डिपेंड ऑन करंट लेवल ऑफ इनकम। उसके बाद मैं आप सभी को फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपको ई बुक चाहिए, तो आप हमें इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बस 29 रुपीज में आपको ई बुक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है हमारा वेबसाइट को विजिट कीजिए, और नोट्स भी आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप से मिल जाएगा।